नमस्ते। सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम। विस्मय इंडी की संस्था के सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संतोष शंकर अंबावले है। मेरा PRN है 23110770। पेपर 4 मैं विस्मय इंडी स्कूल में मास्टर इन चाणक्य कौटिल्य स्टडीज़ का 2 वर्ष का अभ्यासक्रम कर रहा हूँ। मास्टर इन चाणक्य कौटिल्य स्टडीज़ और ये मौखिक एग्ज़ाम का मेरा सब्जेक्ट है। पेपर 4 इंडिया ऑफ हिंदू किंग एंड किंगशिप और उसमें मैंने विषय चुना है राजा की रक्षा। तो राजा की रक्षा विषय में शुरुआत में राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राज्य का प्राण राजा होता है, इसलिए प्रत्येक प्रकार के संकट से राजा की रक्षा होनी चाहिए। राजा का जीवन संकटग्रस्त होता है, इसलिए राजा के जीवन की रक्षा के निमित्त विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कौटिल्य ने भी राजा की रक्षा पर विशेष महत्व दिया है। उन्होंने राजा के जीवन नष्ट करने वाले अथवा राजा के जीवन को संकटग्रस्त करने वाले षड्यंत्रों और कुचक्रों से उसकी किस प्रकार रक्षा की जा सकती है, इस विषय में अनेक सावधानियों और उपायों का उल्लेख किया है। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि राजभवन में राजा की रक्षा कैसे की जाए। राजा के जीवन का सर्वोच्च समय राजभवन में व्यतीत होता है, इसलिए उन्होंने सबसे प्रथम राजा के जीवन के इस विशेष अंश आने वाले संकटों के निवारण हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपाय बतलाए हैं। राजभवन में धनुष धारण करने वाली स्त्रियां होनी चाहिए। प्रातः समय जब राजा निद्रा से जागकर अपनी शैया से उठता है, उस समय धनुष धारिणी स्त्रियां राजा के साथ रहे, जिससे राजा की रक्षा होती रहे। इसकी पुष्टि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी किया है। राजा की रक्षा हेतु सशस्त्र स्त्रियां रनिवास में नियुक्त थी। यह स्त्रियां उनके माता पिता से क्रय की गई होती थी। तदुपरांत जब राजा शयन गृह से निकलकर दूसरे कक्ष में प्रवेश करता है, तो वहां कुंचक और पगड़ी पहने हुए राज्य की ओर से नियुक्त नपुंसक और राजभवन में प्रबंधकों का राजा की रक्षा में तत्पर रहना चाहिए। तीसरे कक्षा में राज्य की ओर से नियुक्त कुबड़े, बौने और किरातों द्वारा राजा की रक्षा की जानी चाहिए। चौथी कक्षा में राजा के मंत्रीगण, राजा के संबंधी और द्वारपाल प्रास नाम का शस्त्र धारण किए हुए राजा की रक्षा में तत्पर रहे। राजभवन में रनिवास की रक्षा करने वाली सेना की व्यवस्था की जानी चाहिए। राजा को राजभवन में रहने वाली राजमहर्षि को अपने कमरे में ही बुलाना चाहिए। राजमहर्षि के कमरे में स्वयं नहीं जाना चाहिए। संभव है राजमहर्षि के कमरे में छिपा हुआ उसका शत्रु बैठा हो। कौटिल्य ने इस प्रकार अनेक उदाहरण दिए। ऐसी घटनाओं का ये उदाहरण दिए। तो दूसरा, राजा की रक्षा के लिए राजा के आत्मरक्षक। राजा के समीप हर समय कुछ विशेष व्यक्ति रहने चाहिए, जिनका एकमात्र कर्तव्य राजा के जीवन की रक्षा करना होता है। यह व्यक्ति किस प्रकार होने चाहिए, इस विषय में कौटिल्य ने व्यवस्था दी है। पिता पितामह से जिस वंश के लोग उस राजवंश की सेवा करते आए, उस वंश में उत्पन्न हुए पुरुष राजा के बहुत समीप के संबंध में अनुबुद्ध, शिक्षित, प्रेमी और सांसारिक जीवन का अनुभव से उत्पन्न पुरुषों को राजा को अपना आत्मरक्षक नियुक्त करना होगा। राजा के आत्मरक्षकों के पद पर विदेशी की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए और न अपने राज्य के उन पुरुषों को यह पद दिया जाना चाहिए जिन्होंने राज्य की कोई विशेष सेवा कर विशेष सत्कार एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं किए अथवा जिनके द्वारा किसी प्रकार भी राज्य का अपकार हुआ है। इस कोटि से पुरुषों को राजा के आत्मरक्षकों अथवा राजा के अंतपुर के रक्षकों के पद पर नियुक्त किए जाने का निषेध किया गया है। कौटिल्य के अनुसार जब कभी राजा किसी यात्रा, सभा, उत्सव या प्रवहन में जाए तो उसकी रक्षा में कम से कम 10 रक्षक आवश्यक होने चाहिए। तीसरा दिया है राजा के भोजन में विशेष सावधानी। राजा का भोजन प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित स्थान पर बननी चाहिए, जिस पर मुख्य रसोइयों का पूरा नियंत्रण हो। जिस भोजन को राजा खाने जा रहे हैं उसमें कुछ अंश की बलि अग्नि और पक्षियों के निमित्त प्रदान करनी चाहिए। यदि राजा के भोजन में विष मिलाया गया हो तो अग्नि में नीला धुआं निकलेगा और अग्नि में चट चट की आवाज होगी। विषयुक्त भोजन शीघ्र ठंडा हो जाता है और उसके तोड़ने पर एक विशेष रंग का हो जाता है। किसी विष के संयोग से भोजन में पानी छूट जाता है और किसी विष से भोजन शुष्क हो जाता है। दाल शाक में विष हो तो वो शीघ्र शुष्क हो जाता है।
वह क्वाथ की भांति दिखलाई पड़ते हैं। किसी साफ रंग का काला, किसी में झाग और किसी का आकार विकृत हो जाता है। इस प्रकार उसके गंध, स्पर्श और रस में अंतर पड़ जाता है। रसीले शाक के रस में पुरुष की छाया का आकर दूसरे ढंग की दिखलाई पड़ने लगता है, उसमें झाग निकल उठने लगता है, पानी अलग अलग, शाक अलग अलग हो जाता है अथवा उसके ऊपर रेखा सी दिखाई पड़ने लगती है। शाकादि के रस में विष ऊपर होने पर नीली पंक्ति देख पड़ती है। दूध में लाल, मध्य और जल में काली, दही में श्याम और मधु में श्वेतधारी दिखाई पड़ती है। तरल पदार्थों में विष होने पर शीघ्र ही बासे दिखाई देने लगेंगी अथवा सड़ से जाएंगे। शुष्क पदार्थों में विष होने से वह शीघ्र कट जाएंगे और उसका रंग बदल जाएगा। कठोर पदार्थ मृदु और मृदुल पदार्थ कठोर हो जाते हैं। विषयुक्त पदार्थों के समीप आने में सूक्ष्म जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। चौथा है विषयुक्त वस्त्रों और अन्य उपयोग करने वाली सामग्री से सावधानी। राजा को विषयुक्त वस्त्रों के प्रयोग से भी बचता रहने चाहिए। बिछाने और ओढ़ने के जिन वस्त्रों में विष का प्रयोग किया गया है उसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं अथवा उनके तंतु रोम कट जाते हैं। धातु और मणियों के मालों में विष का संपर्क होते ही वह कीचड़ में लपटे हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। विष के संयोग करने से पदार्थों की चिकनाई, रंगत, उनका प्रभाव, वर्ण और स्पर्श सब नष्ट हो जाते हैं। अभी विष देने वाले पुरुष की पहचान कैसे की जाए। विष देने वाले पुरुष के मुख की क्रांति भ्रष्ट हो जाती है, उसके मुख पर सूखापन और कालीमा छा जाती है, उसकी वाणी रुक रुक कर निकलती है, उसको पसीना, जंबाई और अधिकारों कप कपी सी आती है, बार बार गति भंग होती है, बाहर की ओर टकटकी बांधे रहता है, उसको बहुत घबराहट रहती है, वह अपने काम व स्थान पर नहीं रहता। वैदों की नियुक्ति। विष की परख रखने वाला चतुर वैदों का राजा को सदैव अपने समीप रहना चाहिए। वैदों का औषधालय में चक चक कर निर्माण की गई औषधियों को मंगाकर उनके पकाने पीसने वाले पुरुष और स्वयं भी राजा के सम्मुख चखकर राजा को देना चाहिए। पीने योग्य पेय पदार्थों का पान कर राजा को अर्पण करना चाहिए। अभी स्नान श्रृंगार आदि में सावधानी। स्नान कराने वाले या श्रृंगार कराने वाले पुरुषों को प्रथम स्वयं स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए होने चाहिए। उनको मुद्रा में अंकित वस्त्र, उत्तरे, श्रृंगार की सामग्री आदि राजभवन में रहने वाले सेवकों से प्राप्त कर राजा की सेवा में लगना चाहिए। स्नान कराने, पैर दबाने, शैया तैयार करने, कपड़े धोने तथा माला बनाने आदि का कार्य दासियों से कराना चाहिए। यदि दासी इन कार्यों को करने में समर्थ न हो तो यह कार्य शिल्पियों से लेना जाना चाहिए। वस्त्र, माला आदि दासियों को भली भांति निरीक्षण कर राजा को अर्पण करना चाहिए। स्नान के उपयोगी उबटन, चंदन, सुगंधित द्रव्य आदि वस्तुओं को दासियों को प्रथम अपनी छाती पर, भुजाओं पर लगाना चाहिए। बाहर से आने वाले सभी पदार्थों की परीक्षा कर लेनी चाहिए। अभी अन्य सावधानियां के बारे में भी कौटिल्य का मत है। शस्त्र, अग्नि और विष के व्यवहार के खेल राजा को नर्तकों के आदि के द्वारा न दिखाए जाए। राजा के उपयोग में आने वाले रथ, अश्व, हाथी, अलंकार आदि भी राजा के भवन में रहने चाहिए। विश्वासी पुरुष को चढ़ने पर ही राजा को पालकी आदि यान और अश्व आदि वाहन पर चढ़ना चाहिए। विश्वासी पुरुष के चढ़ने पर ही राजा को पालकी आदि यान, नाव पर भी आपदा नाविक के साथ राजा को सवारी करनी चाहिए। किसी दूसरी नाव में बंदी नाव या वायु के गमगमान वाली नाव पर राजा को नहीं चढ़ना चाहिए। नौका की सवारी समय के सेना तट पर स्थित होनी चाहिए, मगर ग्राह आदि से रहित उद्यान में राजा को भ्रमण हेतु प्रवेश करना चाहिए। शस्त्रधारी आप्त पुरुषों के साथ ही राजा किसी तपस्वी से मिल सकता है। मंत्रियों से घिरे होने पर राजा को दूसरे राज्यों के राजदूतों से भेंट करनी चाहिए। स्वयं कवच पहनकर शस्त्रों से सुसज्जित होकर अश्व, हाथी या रथ पर आरूढ़ होकर सेना का निरीक्षण करना चाहिए। राजधानी से किसी अन्य स्थान को जाने या आने के समय राजमार्ग के दोनों ओर दंडधारी पुरुष पंक्तिबद्ध खड़े रहे और मार्ग की रक्षा करते रहे। जिस प्रकार गुण प्रयोगों का राजा शत्रु पर, उसी प्रकार शत्रु के गुण प्रयोगों से राजा को अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह कौटिल्य ने राजा की रक्षा के लिए विविध उपाय बताए हैं। धन्यवाद।